चैप्टर्स 1649, 1650, 1651, 1652। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1649 अफसोस, पैराडाइस अर्थ की असली विरासत। 5 शियांग के पब्लिक ग्रोटो हेवन के अंदर फैंग युआन को मियाओ मिंग शेन का लेटर मिला, जिसमें यूएसईवाई ब्लू ड्रैगन वेल को एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट किया गया था। फैंग युआन की ईद में सोच की एक हल्की सी चमक दौड़ गई। मियाओ मिंग शेन की रेन जूपिंग से भिड़ंत हो गई थी और उसने वक्त से पहले हाई ब्लू ड्रैगन वेल को एक्सप्लोर करने का फैसला कर लिया था। यह फैंग युआन के लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड था। उसकी पिछली लाइफ की 500 सालों की यादों के हिसाब से यह बहुत जल्दी हो रहा था। हो सकता है ये मेरे रिबर्थ के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस की वजह से हो। मियाओ मिंग शेन और रेन जूपिंग का झगड़ा उम्मीद से पहले ही शुरू हो गया। ये भी हो सकता है कि 500 साल की यादें शुरू से ही बदली हुई हों। आखिरकार हेवंस विल तो स्प्रिंग ऑटम सकाडा के अंदर छिपी बैठी थी। अगर वो चाहती तो आसानी से कुछ भी कर सकती थी। एक और पॉसिबिलिटी है कि हेवनली कोर्ट ने साजिश करके मेरे और मियाओ मिंग शेन के रिश्ते का पता लगा लिया है, इसीलिए वो इस मौके का इस्तेमाल मुझसे निपटने के लिए कर रहे हैं। ये सोचते ही फैंग युआन ने अपने दिमाग को शांत किया और एई बैंड करके डिडक्शन शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। वो एक नतीजे पर पहुंच चुका था। मेरे पास जितने भी क्लूज हैं, इस हिसाब से इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि हेवनली कोर्ट ने ये मेरे खिलाफ प्लान किया है। लगता है अब मुझे ईस्टर्न सी जाना ही पड़ेगा। इस वक्त 5 रीजन्स में से नॉर्दर्न प्लेन्स और सेंट्रल कॉन्टिनेंट में हेवनली कोर्ट और लॉन्जेविटी हेवन द जो फैंग युआन के लिए हद से ज्यादा खतरनाक थे। बाकी बचे 3 रीजन्स में से फैंग युआन सदर्न बॉर्डर से सबसे ज्यादा वाकिफ था, खासकर इसलिए क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए वो क्लैन में रुका था और उसने सदर्न बॉर्डर के कई गू इमॉर्टल्स को पकड़ा भी था, इसलिए उसी वहां की सुपर फोर्सेस के बारे में काफी इंफॉर्मेशन थी। एक और वजह थी, शैडो सेक्ट का हेडक्वार्टर्स सदर्न बॉर्डर में ही था। उनके सबसे ज्यादा ऑपरेशन सदर्न बॉर्डर में हाई दी और उन्होंने वहां अनजानी जगहों पर कई नेचुरल इमॉर्टल फॉर्मेशंस भी बना रखे थे। ये सब छुपे हुए थे और किसी को इनके बारे में पता नहीं था। इन सभी रीजन्स की वजह से फैंग युआन ने सदर्न बॉर्डर में ही रहने का फैसला किया। यहां तक कि जब ही लूलन और बाकी लोगों ने ट्रिब्यूलेशन झेला, तब भी वो सदर्न बॉर्डर में हाई थे। बेशक 5 रीजन्स की हेवन एंड अर्थ की अलग अलग थी और अपने होम रीजन के बाहर जबरदस्ती ट्रिब्यूलेशन झेलने से इमॉर्टल एपर्चर को नुकसान पहुंचता था, लेकिन फैंग युआन वैसे भी नहीं चाहता था कि उनके एपर्चर्स ठीक से डेवलप हों। उनके कल्टिवेशन रिसोर्सेज का ख्याल वो खुद रखता था, जिससे उस पे उनका पूरा कंट्रोल बना रहे। इस दौरान फैंग युआन ने ची सी ग्रोटो हेवन से माइल कई इमॉर्टल गू को रिफाइन कर लिया था। अब वो उसके इस्तेमाल के लायक थे। ची सी ग्रोटो हेवन और 5 शियांग के पब्लिक ग्रोटो हेवन के रिसोर्सेज भी अब अब्जॉर्ब होने लगे थे। बचा हुआ रैंक 9 किलर मूव हेवन फॉर्म काफी जिद्दी था। वो फैंग युआन के रिफाइनमेंट का विरोध कर रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा था और वक्त के साथ वो उसी जरूर इस्तेमाल कर पाएगा। फैंग युआन अब इस बात से परेशान था कि ट्रेजर येलो हेवन में उसके बिजनेस को हेवनली कोर्ट और साउदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ ने रोक रखा था। वो उसके इकोनॉमिक प्रॉफिट्स के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बनने में कामयाब हो गए थे। फैंग युआन ने उनसे compete करने के कई तरीके सोचे, लेकिन रिजल्ट्स कुछ खास अच्छे नहीं थे। चाहे वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट का हेवनली कोर्ट हो या सदर्न बॉर्डर का राइचस पाथ, वो दोनों अमीर थे और उनकी बुनियाद बहुत गहरी थी। फैंग युआन का कैपिटल उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका था गट्स गू जैसा मोनोपोली बिजनेस शुरू करना, लेकिन उसके लिए बेहिसाब गट्स गू चाहिए थे और फैंग युआन के पास सोल्स की कमी थी। भले ही डांग हिल माउंटेन रिपेयर हो गया था, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं जा सकता था। उसका ग्रीन गोस्ट डेजर्ट का प्लान फेल हो गया था। अगर वो कामयाब हो जाता तो इस वक्त सदर्न बॉर्डर और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सामने उसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किंग चू लापता हो गया था, जबकि वेस्टर्न डेजर्ट की बाकी सुपर फोर्सेज अब फैंग क्लैन के लिए मुसीबत खड़ी कर रही थीं। उन्हें अपना स्टेटस बढ़ाने में काफी मुश्किल हो रही थी। फैंग युआन ने फैंग क्लैन को इस्तेमाल करने का सोचा था, लेकिन उसके मन में कुछ शक था, क्योंकि उसकी सुंग बू जिन की आइडेंटिटी हेवनली कोर्ट पहले ही एक्सपोज कर चुका था। बाद में सोचे तो ग्रीन गोस्ट डेजर्ट के लिए प्लानिंग करने का उसका फैसला सही था। बस अफसोस इस बात का था कि सिचुएशन उसके एक्सपेक्ट किए गए रिजल्ट से काफी अलग निकली। इस तरह फैंग युआन की इनकम धीरे धीरे कम होने लगी। और इससे भी बुरी बात यह थी कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट का हेवनली कोर्ट मार्केट में मिलने वाले हर टाइम पाथ इमॉर्टल मटेरियल को खरीद रहा था। जब तक मार्केट में टाइम पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स होते, हेवनली कोर्ट उनके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था। इस दौरान ट्रेजर येलो हेवन में टाइम पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स की जबरदस्त डिमांड थी,
यह फैंग युआन के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी। फैंग युआन की इनकम पहले ही गिर चुकी थी और वो रिवर ऑफ टाइम में अपनी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए टाइम पाथ इमॉर्टल गू रिफाइन करना चाहता था, लेकिन अब हेवनली कोर्ट यूएससीवाई जबरदस्ती रोक रहा था। हेवनली कोर्ट को रिमोट एंटिक्विटी एरा में बनाया गया था। इतने सालों की जमा पूंजी के बाद फैंग युआन उनसे कैसे मुकाबला कर सकता था? फैंग युआन का टाइम पाथ में इंप्रूवमेंट बहुत मामूली था, जबकि हेवनली कोर्ट को ढेर सारे टाइम पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स मिल रहे थे। हो सकता है वो पांचवा इमॉर्टल गू हाउस रिफाइन करने में भी कामयाब हो जाएं। ऐसे हालत में फैंग युआन की रेड लोटस की असली विरासत हासिल करने की उम्मीदें कम होती जा रही थीं। मुझे टाइम पाथ इमॉर्टल गू रिफाइन करने के लिए ढेर सारे टाइम पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स चाहिए। पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल एक अर्थ पाथ वेनरेबल द ब्लू ड्रैगन वेल के अंदर पैराडाइज अर्थ की असली विरासत में शायद ज्यादा टाइम पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स ना हो, लेकिन फिर भी मुझे जाना ही होगा। ये एक ऐसी बात थी जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता था कि उसी वहां क्या मिलेगा। भले ही वहां टाइम पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स ना हो, पैराडाइज अर्थ की असली विरासत में कुछ ना कुछ अच्छा तो जरूर होगा। सदर्न बॉर्डर का रैंक 8 गू इमॉर्टल लू वे येन इस जनरेशन में पैराडाइज अर्थ का वॉरस है। अगर मैं ये पैराडाइज अर्थ की असली विरासत हासिल कर लूं तो शायद मुझे उससे निपटने का कोई तरीका मिल जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरी यादों के मुताबिक ब्लू ड्रैगन वेल के अंदर रैंक 8 इमॉर्टल गू रिग्रेट मौजूद है। मेरी पिछली लाइफ में मियाओ मिंगशन ने कई बार एक्सप्लोर किया और यूएससीवाई पैराडाइज अर्थ की असली विरासत नहीं मिली, लेकिन फिर भी उसी बहुत कुछ हासिल हुआ। क्योंकि वहां बहुत सारे गू इमॉर्टल्स दी, इसीलिए इमॉर्टल गू रिग्रेट की अफवाहें फैल गई थीं। पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने इमॉर्टल गू रिग्रेट को बनाकर एक इमॉर्टल किलर मूव बनाया था जो पूरी हिस्ट्री में मशहूर हुआ, रिग्रेट एंड रिपेंट। इस मूव का इस्तेमाल करके उसने कई डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपनी गलतियों को माना और वो बुरे से अच्छे बन गए। इस मूव ने कमाल के काम किए थे। इमॉर्टल गू रिग्रेट जाहिर है एक विजडम पाथ इमॉर्टल गू था। विजडम पाथ के 3 एलिमेंट्स होते हैं, थॉट्स, विल्स और इमोशंस। इमॉर्टल गू रिग्रेट इमोशन ब्रांच का हिस्सा था, क्योंकि आगे चलकर गू इमॉर्टल्स ने इमोशन पाथ नाम का एक छोटा पथ बनाया था, इसलिए इमॉर्टल गू रिग्रेट इमोशन पाथ का भी हिस्सा माना जाता था। इंसानियत की लंबी हिस्ट्री में इमॉर्टल गू रिग्रेट कई बार सामने आया था, कभी रैंक 6 तो कभी रैंक 7, और पांचों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स के हाथों में रहा। जब ये रेड लोटस डेमन वेनरेबल के हाथों में गया तब शायद ये पहली बार रैंक 8 तक रिफाइन हुआ। उसके बाद पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल को भी रैंक 8 इमॉर्टल गू रिग्रेट मिला। फैंग युआन ने इमॉर्टल गू रिग्रेट के बारे में गहरी रिसर्च की थी, क्योंकि वो रिग्रेट पूल को दोबारा बनाना चाहता था। वैसे रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरीज के अलावा इमॉर्टल गू रिग्रेट हाई इमॉर्टल गू हाउस रिग्रेट पूल का कोर था, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त ईस्टर्न सी में जो रिग्रेट पूल पीछे रह गया था वो आधा अधूरा था। यूएस में इमॉर्टल गू रिग्रेट नहीं था। अगर इस पैराडाइज अर्थ की असली विरासत में रैंक 8 इमॉर्टल गू रिग्रेट है तो इस गू के साथ मेन रिग्रेट पूल की पावर का एक हिस्सा रेप्लिकेट कर पाऊंगा। इससे मुझे गू रिफाइन करने में बहुत मदद मिलेगी। यही वो चीज थी जिसने फैंग युआन को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था। असल में रिग्रेट पूल फैंग युआन के प्लान्स का हिस्सा था। उसने सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ को ब्लैकमेल करके और बड़ी मेहनत से वो इनकम्प्लीट इमॉर्टल गू हाउस बनाया था। उसी इससे कुछ उम्मीदें थीं। बदकिस्मती से वो इनकम्प्लीट इमॉर्टल गू हाउस रिवर ऑफ टाइम में तबाह हो गया और फैंग युआन उसमें से एक भी गू वर्म वापस नहीं ला सका। देखते ही देखते कई दिन बीत गए। ईस्टर्न सी मियाओ मिंगशन ने अपने चारों तरफ देखा, उसके आसपास 8 गू इमॉर्टल्स खड़े थे। ज़ेडाहिर है फैंग युआन भी उनमें से एक था। दोस्तों, मियाओ मिंगशन ने संजीदगी से कहा, इस एक्सपीडिशन की सारी डिटेल्स मैं पहले ही समझा चुका हूं और मैंने आप सबको सोचने का वक्त भी दिया था। ये मेरी भी पहली ट्रिप है, खतरे अनजाने हैं, हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए। अगर अभी भी कोई पीछे हटना चाहता है तो जा सकता है। मैं कसम से किसी को नहीं रोकूंगा, मैं दिल से इस बात को समझता हूं। समुद्री हवा सबके कानों के पास से गुर्रा रही थी। मियाओ मिंगशन ने एक बार फिर सब पर नजर डाली, कोई अपनी जगह से नहीं हिला। पैराडाइज अर्थ की असली विरासत बहुत कीमती थी। भले हाई ईस्टर्न सी में अर्थ पाथ गू इमॉर्टल्स कम द और यहां मौजूद लोगों में सिर्फ एक हाई अर्थ पाथ गू इमॉर्टल था, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। इंसान दौलत के लिए मरता है और परिंदे दाने के लिए। इसके अलावा पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल हिस्ट्री के सबसे निक वेनरेबल द उन्होंने कभी किसी एक इंसान की जान नहीं ली थी।
उनकी इमॉर्टल इनहेरिटेंसेस भी सेफ मानी जाती थीं। अगर कोई इस मौके को छोड़ देता तो वो बेवकूफ़ कहलाता। ठीक है, जब सब लोग शामिल होना चाहते हैं तो चलो अलायंस एग्रीमेंट कर लेते हैं। मियाओ मिंग शेन काफ़ी एक्साइटेड था। इस ट्रिप के लिए उसने पूरी तैयारी की थी। जेंग लुओजी, प्लीज़ आप आगे आइए, मियाओ मिंग शेन ने अपनी मुठ्ठियां जोड़ते हुए कहा। जेंग लुओजी आगे बढ़ा। उसने सफ़ेद चोगा पहना हुआ था और उसका चेहरा पतला था। उसके गाल की हड्डियां उभरी हुई थीं और आंखों के नीचे गहरे गद्दे, लेकिन उसकी आंख में एक तेज चमक थी। वो इन्फॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट करता था और रैंक 7 पर था। मियाओ मिंग शेन ने उससे पहले ही बात कर ली थी। उसने तुरंत कहा, यह रहा अलायंस एग्रीमेंट जो हम सेट करने वाले हैं, सब लोग एक नज़र देख लीजिए। जेंग लुओजी ने जैसे ही ये कहा, कई गु इमॉर्टल्स चौंक गए, उनके चेहरे पर हल्की हैरानी थी। हुआ यह कि अलायंस एग्रीमेंट की इन्फॉर्मेशन एक हाई वक्त पर अन सबके दिमाग में आ गई थी। जेंग लुओजी का ये एक्शन उसकी ताकत का प्रदर्शन था, जिससे उसने ग्रुप में अपने सुपीरियर स्टेटस को साबित कर दिया। यह पैराडाइस अर्थ की असली विरासत की एक्सपीडिशन अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन गु इमॉर्टल्स के बीच अंदरूनी मुकाबला पहले ही शुरू हो चुका था। चैप्टर 1650। छू यिंग की मौत। मियाओ मिंग शेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन उसकी उन सबको गौर से देख रही थीं। जेंग लुओजी का ये एक्शन उसके अरेंजमेंट्स का ही हिस्सा था। वो ज़्यादा से ज़्यादा कीमती इन्फॉर्मेशन जमा करना चाहता था। जेंग लुओजी की इन्फॉर्मेशन पाथ की काबिलियत मियाओ मिंग शेन को भी प्रभावित करती थी। जेंग लुओजी के इस मूव से मियाओ मिंग शेन ने सबको ऑब्जर्व किया और उसी काफ़ी कुछ समझ में आ गया। हम 8 लोग हैं, मेरे अलावा गी चिये, फंग जियांग और इमॉर्टल हुआ डाई हैं। इनके साथ जेंग लुओजी, तू तो तुओ, टोंग हुआ और छू यंग भी हैं। जेंग लुओजी और मियाओ मिंग शेन के अलावा टोंग हुआ और तू तो तुओ के चेहरे पर भी कोई रिएक्शन नहीं था। बाकी सबके चेहरे पर थोड़ा बहुत बदलाव तो दिखा ही था। मियाओ मिंग शेन को गी किये, फंग जियांग और इमॉर्टल हुआ डाई पर सबसे ज्यादा भरोसा था, लेकिन इस ट्रिप के बारे में उसने उन्हें पहले नहीं बताया था, इसलिए उनका रिएक्शन असली था। मियाओ मिंग शेन की जेंग लुओजी, टू तो तुओ और टोंग हुआ से काफ़ी बातचीत हुई थी। वो उनके बैकग्राउंड के बारे में जानता था। वो सब रैंक 7 एक्सपर्ट्स द जो ईस्टर्न सी में रहे थे। ईस्टर्न सी में सबसे ज्यादा अकेले घूमने वाले इमॉर्टल्स द जो दूसरे रीजन्स के इमॉर्टल्स से बेहतर द, क्योंकि ईस्टर्न सी रिसोर्सेज के मामले में सबसे अमीर था। मियाओ मिंग शेन की चिंता छू यिंग था। वो इस अकेले कल्टीवेटर से कई बार मिल चुका था और उसने मियाओ मिंग शेन पर गहरी छाप छोड़ी थी। सच तो यह था कि मियाओ मिंग शेन छू यंग को इनवाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि छू यंग और रेन जू पिंग का बहुत पहले झगड़ा हुआ था, क्योंकि उसने फंग जियांग और हुआ डाई की जान बचाई थी, और सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके पास लाइफ स्पैन गू का भंडार लगता था, इन सभी रीजंस ने मियाओ मिंग शेन को छू यंग को इस ट्रिप पर इनवाइट करने के लिए मजबूर कर दिया। वही अकेला था जिसे ब्लू ड्रैगन वेल की लोकेशन पता थी, इसलिए उसने जिन लोगों को भी इनवाइट किया था वो सब उसके एहसानमंद थे। मियाओ मिंग शेन फैंग युआन के साथ और गहरी पार्टनरशिप करना चाहता था। बाकी सब छोड़ो, सिर्फ फैंग युआन के पास लाइफ स्पैन गू की जो मात्र थी, वो हाई मियाओ मिंग शेन के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। जेंग लुओजी के एक्शन से छू यंग के चेहरे का रंग भी बदल गया। जहां तक तू तो तुओ और टोंग हुआ की बात है, ये कहना मुश्किल था कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा या वो बस दिखावा कर रहे थे। मियाओ मिंग शेन ने सबको देखा और जोर से हंसा। जेंग लुओजी, तुम्हारे तरीके वाकई लाजवाब हैं। टू तुओ ने नाक सिकोड़ी, जबकि टोंग हुआ ने जेंग लुओजी को ठंडी नजर से देखा। फैंग युआन ने जेंग लुओजी को हैरानी भरे एक्सप्रेशन से देखा, लेकिन अंदर ही अंदर वो ठंडा हंस रहा था। जेंग लुओजी की नज़र छू यंग से गुजरी, फिर तू तो तुओ और टोंग हुआ की नज़रों से टकराई। वो जोर से हंसा और उसने कुछ इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल गू फेंके। अनइन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल गू में अलायंस एग्रीमेंट की सारी बारीकियां लिखी हुई थीं। उन्हें चेक करने के बाद सभी इमॉर्टल्स ने हाँ में सिर हिलाया और साथ ही कुछ छोटे मोटे बदलाव भी सुझाए। ऑफ कोर्स यह चेंजेस छोटे और ना के बराबर थे। मियाओ मिंग शेन ने लीडर की तरह सबको संभाला और एक एग्रीमेंट पर पहुंचने के बाद उन्होंने जेंग लुओजी के तरीकों से यूएसईवाई साइन कर दिया। एक बार अलायंस एग्रीमेंट हो गया तो सब हंसने लगे और माहौल पहले से कम तनावपूर्ण हो गया। वक्त हो गया है, चलो चलते हैं। मियाओ मिंग शेन बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और बाकी इमॉर्टल्स उसके पीछे हो लिए। मियाओ मिंग शेन थोड़ी देर आसमान में उड़ने के बाद समुंदर में कूद गया। हम आसमान में नहीं छुप सकते, वहां हमें ढूंढना आसान है। अगर रेन जू पिंग को इस एक्सपीडिशन के बारे में पता चल गया तो वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा।
अगर हम समुद्र में घुस जाते हैं, इसका मतलब है कि हम अंडरकरंट का इस्तेमाल करने वाले हैं। फैंग युआन मन हाई मन अंदाजा लगा रहा था। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद मियाओ मिंगशन सबको समुद्र की गहराई में ले गया, जहां उन्होंने एक विशाल अजगर जैसे अंडरकरंट को समुद्री खाइयों को पार करते हुए देखा। मियाओ मिंगशन की स्पीड धीरे धीरे कम हो गई जब तक वो अंडरकरंट के सामने नहीं आ गया। मियाओ मिंगशन ने ज़ेंग लुओजी की तरफ देखा। अंडरकरंट में घुसने से पहले हमारी सुरक्षा के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम अलग ना हों, ज़ेंग लुओजी, मैं चाहूंगा कि तुम अपना वो इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल करके हम सब पर निशान लगा दो ताकि हम एक दूसरे की लोकेशन सेंस कर सकें। ये उन्हें कंट्रोल करने का एक और तरीका था, लेकिन मियाओ मिंगशन ने ये बात अलायंस एग्रीमेंट से पहले नहीं कही थी। उसने ये अंडरकरंट में घुसने से ठीक पहले कहा, और कोई भी उसकी इस समझदारी भरी बात को माना नहीं कर सकता था। मियाओ मिंगशन, क्या तुम शो हो? ज़ेंग लुओजी ने झिझकने का नाटक किया। मियाओ मिंगशन मुस्कुराया। हम एग्रीमेंट कर चुके हैं, हमें ईमानदारी से एक साथ काम करना है। जब हम पैराडाइज अर्थ की असली विरासत एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हम एक दूसरे पर भरोसा कैसे नहीं कर सकते? उसने गंभीर टोन में कहा। टू टू तुओ, टोंग हुआ, और बाकी सब ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के हाँ में सिर हिलाया। ज़ेंग लुओजी ने चारों तरफ देखा, तो फिर सब लोग, नर्वस या डिफेंसिव मत होना। मेरे इस मूव में कोई ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं है। फैंग युआन ने मन ही मन ईंट घुमाए और कहा, करो जो करना है। पहले ये करता हूं। फंग जियांग तुरंत आगे बढ़ा। ज़ेंग लुओजी ने पहले फंग जियांग पर इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल किया, फिर बाकी सबकी बारी आई। थोड़ी देर बाद सभी इमॉर्टल्स पर अस इन्फॉर्मेशन पाथ किलर मूव का असर हो चुका था, और वो एक दूसरे की लोकेशन सेंस कर सकते थे। ए फ्लैट, ठीक है, प्लीज मेरे पीछे आओ। अंडरकरंट्स बहुत तेज होते हैं, अगर तुम एक कदम भी पीछे रह गए तो बहुत दूर फेंक दिए जाओगे। मियाओ मिंगशन ने कहा और अंडरकरंट में घुस गया। फैंग युआन और बाकी सब तेजी से उसके पीछे हो लिए। ईस्टर्न सी के गहरे समुद्र के अंडरकरंट्स के रास्ते फिक्स्ड नहीं होते वो हमेशा बदलते रहते थे और उनकी लंबाई अलग अलग होती थी। ये कुदरत की जबरदस्त ताकत का एक नमूना था। अंडरकरंट के साथ चलते हुए इमॉर्टल्स की स्पीड कुछ मूवमेंट इमॉर्टल किलर मूव्स से भी तेज थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनकी काफी एनर्जी बच रही थी, उन्हें सिर्फ डिफेंस मेंटेन करना पड़ रहा था। अगर यहाँ कोई वाटर पाथ गू इमॉर्टल्स होते जिनके पास अंडरकरंट्स में तेजी से मूव करने के तरीके होते, तो वो यहाँ दुश्मनों से लड़ते हुए भी खुद को डिफेंड कर सकते थे। फैंग युआन ग्रुप के पिछले हिस्से में था। उसने देखा कि इस ग्रुप का फॉर्मेशन काफी खास था। जैसे कि इमॉर्टल हुआडाई ठीक उसके बगल में थी और उससे लगातार बातें कर रही थी। फैंग युआन ऊपर से तो उससे बातें कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर अपने इन्फॉर्मेशन पाथ डाउ मार्क्स को चेक कर रहा था। थोड़ी देर बाद फैंग युआन ने राहत की सांस ली। इन इन्फॉर्मेशन पाथ डाउ मार्क्स से छुटकारा पाना मुश्किल नहीं था। फैंग युआन के पास कई तरीक थे। उसके पास तो सेल्फ क्लेंजिंग जैसे इमोर्टल किलर मूव्स भी थे जो इस तरह के इन्फॉर्मेशन पाथ रिस्ट्रिक्शंस को रोक सकते थे। लेकिन अभी सही वक्त नहीं था। सब लोग, हम बाहर निकलने वाले हैं, मेरे पीछे आओ। आगे से मियाओ मिंगशन ने अचानक कहा। कुछ सांसों के बाद वो अंडरकरंट से बाहर निकल गया, बाकी सब उसके पीछे निकले, कोई पीछे नहीं छूटा। बाहर निकलने के बाद फैंग युआन ने पाया कि वो एक आम, बेनाम समुद्री इलाके में था। आगे के सफर में इमॉर्टल्स ने सफर करने के लिए कई अंडरकरंट्स का इस्तेमाल किया। अगर कहीं अंडरकरंट नहीं होता तो वो समुद्र के नीचे ही सफर करते, एकदम लो प्रोफाइल रहते हुए। अगर उन्हें डेसोलेट बीस्ट्स या एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स मिलते तो वो उनसे बचकर निकल जाते। अगर उन्हें कोई रिसोर्सेज दिखते तो वो उन्हें इग्नोर कर देते। कई दिनों के सफर के बाद ग्रुप में और ज्यादा एकता आ गई। मियाओ मिंगशन लोगों से रिश्ते बनाने में बहुत माहिर था। उसने लीडर के तौर पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली थी। वो मुस्कुरा रहा था कि अचानक वो जम सा गया और बोला, हम पास हैं। इमॉर्टल्स में एक नई एनर्जी आ गई। फैंग युआन को थोड़ा शक हुआ। उसने कई इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव्स इस्तेमाल किए थे लेकिन उसी कुछ भी सेंस नहीं हुआ। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि मियाओ मिंगशन ने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया था या वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों था। ब्लू ड्रैगन वेल के अस्तित्व के बारे में सब जानते थे, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन एक राज थी। मियाओ मिंगशन के पास जरूर कोई यूनिक मेथड था उसकी लोकेशन जानने का। फैंग युआन रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल पर था और उसकी बैटल स्ट्रेंथ जबरदस्त थी। वो मियाओ मिंगशन को मारकर उसकी सोल सर्च कर सकता था, लेकिन इसमें रिस्क था। गू इमॉर्टल्स के पास हर तरह के रहस्यमयी मेथड्स होते थे।
अगर उसके पास कोई अजीब शक्ति हुई तो कुछ गड़बड़ हो सकती थी। इसलिए फैंग युआन ने छुपे रहना जारी रखा। अगर वो ब्लू ड्रैगन वेल के अंदर घुसने के बाद हमला करता तो भी देर नहीं होती। जैसे जैसे वो नजदीक आते गए, इमोर्टल्स को अजीबापन महसूस होने लगा। आगे समुंदर का पानी और ज्यादा उफान पर था। अगर पहले हल्की बूंदाबांदी थी तो अब तूफान था। रुकावट पहले से कहीं ज्यादा थी। डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स की संख्या बढ़ गई। वो इस बड़े तूफान में खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। फैंग युआन और बाकी सबको लड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ा। उन्होंने ढेर सारे डेसोलेट बीस्ट्स को मारकर आगे बढ़ने के लिए एक खूनी रास्ता बनाया। इस वक्त सबकी ताकत सामने आ गई। फंग जियांग और इमोर्टल हुआ डाई की बैटल स्ट्रेंथ सबसे कम थी। जल्द ही उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ने लगी। मियाओ मिंग शेन ग्रुप को लीड कर रहा था, सबसे आगे, और सबसे ज्यादा प्रेशर जेएचईएल रहा था। उसके पीछे टोंग हुआ और जेंग लुओजी थे। टू टू तुओ एक अर्थपात गु इमोर्टल था। इस जगह पर उसकी बैटल स्ट्रेंथ काफी लिमिटेड थी। उसके बाद फैंग युआन था। वो पहले ही एक हथेली के साइज के छोटे से सीहॉर्स में बदल चुका था और बिजली की रफ्तार से चल रहा था। उसकी ताकत ग्रुप में सिर्फ मिड टियर थी, कुछ खास इंप्रेसिव नहीं। आगे का सफर और भी मुश्किल होता जा रहा था। जानवरों के झुंड में अब इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स भी दिखने लगे थे। ए फ्लैट इमोर्टल्स पहले की तरह आराम से आगे नहीं बढ़ सकते थे। सबसे ताकतवर मियाओ मिंग शेन भी सिर्फ रैंक 7 था। मियाओ मिंग शेन के पीछे पीछे वो समुंदर से बाहर निकलकर आसमान में आ गए। रंबो। आसमान में तेज बवांदार उठ रहे थे। लगातार बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। काले बादल दूर दूर तक फैले हुए थे। समुंदर से हजारों फीट ऊंची लहरें उठ रही थीं। हालत पानी के नीचे जितने हाई खतरनाक थे। अनागिनत उड़ने वाले पक्षी और बाज बिजली और गरज के बीच जोर शोर से लड़ रहे थे। काले बादलों में ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडोज चमक रहे थे और इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट थंडर फीनिक्स उनका शिकार कर रहा था। थंडर फिनिक्स की पूंछ को एक झलक चमकते देख मियाओ मिंग शेन और बाकी सबने हैरानी से गहरी सांस ली। जल्दी मेरे पीछे आओ, मियाओ मिंग शेन ने ट्रांसमिट किया। उसका शरीर पसीने से भीग गया था और वो तेजी से आगे उड़ने लगा। सभी गु इमोर्टल्स के पास अपने छुपे हुए मेथड्स थे, लेकिन ये सिचुएशन बहुत अराजक थी। सबसे सुरक्षित यही था कि जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाएं। थंडर फीनिक्स ने एक चीख मारी जब उसने फैंग युआन और बाकी सबको देख लिया और वो नीचे झपटा। समुंदर का पानी उबल पड़ा जब एक पहाड़ जितना बड़ा इमेमोरियल ऑक्टोपस अपने अनागिनत टेंटिकल्स हिलाते हुए मियाओ मिंग शेन और बाकी सबको अपना शिकार समझकर आगे बढ़ा। डैम इट। मियाओ मिंग शेन का चेहरा बिगड़ गया। वो गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। ब्लू ड्रैगन वेल से मिलने से पहले ही वो एक बेहद खतरनाक सिचुएशन में फंस गए थे। मौत का साया करीब था। अलग हो जाओ और भागो। थोड़ी देर झिझकने के बाद मियाओ मिंग शेन चिल्लाया। गु इमोर्टल्स तुरंत अलग अलग दिशाओं में भागे। क्रैक। थंडर फीनिक्स बेहद तेज था। पलक झपकते हाई वो फैंग युआन के सामने आ गया। च्यू येंग। इमोर्टल हुआ डाई को गी की ये खींच कर ले जा रहा था। ये देखकर वो डर से चिल्ला उठी। बचाओ मुझे, फैंग युआन ने अपने चेहरे पर बेबसी के भाव के साथ चिल्लाया। अगले हाईपैल थंडर फीनिक्स एक झटके में वहां पहुंचा और उसी बिजली से जलाकर राख कर दिया। वो वहीं पर मर गया। च्यू येंग। ये देखकर बाकी के 7 इमोर्टल्स कांप गए। वो और भी ज्यादा घबराहट में भागने लगे। चैप्टर 1651 मेरिट ऑबेलिस्क बूम। एक चक्की के पत्थर के साइज का बिजली का गोला मियाओ मिंग शेन की पीठ पर टकराया और जोर से फट गया। मियाओ मिंग शेन का शरीर कांप गया और उसने खून थूका। उसका पीला पड़ा चेहरा और भी कमजोर लगने लगा। उसने कंसंट्रेट करके एक इमोर्टल किलर मूव इस्तेमाल करने की कोशिश की और अपनी जगह से गायब होकर कई हजार कदम दूर प्रकट हुआ। लेकिन वहां भी बिजलियों का जाल था और जानवरों की दहाड़। हालत सच में बहुत खराब थे। सोचा ना था कि मैं यहां मरूंगा। मियाओ मिंग शेन बेबसी से भर गया। क्या पैराडाइज अर्थ की असली विरासत आसान नहीं होनी चाहिए थी? यहां इतना खतरा क्यों था? ये सवाल अब बेमतलब थे। मियाओ मिंग शेन के इमोर्टल एपर्चर में इमोर्टल एसेंस खत्म हो चुका था। भले ही उसके पास अभी भी इमोर्टल गूद, लेकिन अभी वो जो बचकर भगा था वो उसकी आखिरी कोशिश थी। जानवरों की दहाड़ से उसके कान के पर्दे फटने वाले थे। इमेमोरियल थंडर फीनिक्स ने यूएस पर फिर से हमला कर दिया। उसके आसपास बाकी 7 गु इमोर्टल्स में से कोई नहीं बचा था। वो सबसे ज्यादा देर तक टिका था। बाकी सब एक एक करके पहले ही मर चुके थे। अगर मुझे ये पता होता तो मेन पैराडाइज अर्थ की असली विरासत को एक्सप्लोर करने ही नहीं आता।
ब्लू ड्रैगन वेल से मिलने से पहले ही मर जाना, ही। रेन जू पिंग ये सुनकर हेस्ट मर जाएगा। मियाओ मिंग शेन अफसोस से भर गया था, लेकिन वो बहुत लाचार भी महसूस कर रहा था। जिंदगी में कौन प्रिडिक्ट कर सकता है कि आगे क्या होने वाला है, भले ही आगे मौत का कुआं ही क्यों ना हो। यहां तक कि महान विजडम पाथ स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल, क्या वो सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकती थी? आ जाओ। मियाओ मिंग शेन ने एक गहरी सांस ली, अपनी पीठ सीधी की और थंडर फिनिक्स के तेज पंजों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। एक तेज दर्द के साथ उसकी ऊँग के सामने अंधेरा छा गया। क्या अली मर गया? मियाओ मिंग शेन थोड़ा हक्का बक्का था। तभी एक आवाज गूंजी, लॉर्ड मियाओ मिंग शेन, उठिए, जल्दी उठिए। मियाओ मिंग शेन ने अपनी ऊँग खोली। उसने इमॉर्टल हुआडाई का चिंतित चेहरा देखा, वो उसके बगल में खड़ी थी। गी की ये, फंग जियंग, तुओ, यहां तक कि जो सबसे पहले मारा था, छू यिंग, सब उसके आसपास थे। वो सब मुस्कुरा रहे थे। तुम लोग, क्या हुआ? मियाओ मिंग शेन की एक अचानक चमक उठी। रुको, क्या ये एक टेस्ट था? आप सही हैं, हम भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं। तुओ जोर से हंसा और जवाब दिया। सोचा ना था कि पहला टेस्ट ब्लू ड्रैगन वेल में घुसने से पहले ही आ जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक था। मियाओ मिंग शेन ने अपना सिर हिलाया। उसी अब भी थोड़ा डर लग रहा था जब उसने अपनी चोटों को चेक किया, लेकिन वो तुरंत हैरान रह गया। हुआ ये कि उसकी सारी चोटें गायब हो चुकी थीं, उसके सारे गू वॉर्म्स सलामत द, यहां तक कि उसका इमॉर्टल एसेंस भी अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गया था। ये, मियाओ मिंग शेन ने अपना सिर उठाया। क्या वो सब एक इल्यूजन था? बिल्कुल। पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल सच में कमाल हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं चला। हमें तो मरने के बाद ही एहसास हुआ। सोचो तो, पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल रीइंकार्नेशन बैटलफील्ड बना सकते थे। यह टेस्ट खड़ा करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। हिस्ट्री में पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने रैंक 8 एक्सपर्ट कॉम्बैट डेमन से निपटने के लिए ऐसे किलर मूव्स बनाए थे। रीइंकार्नेशन बैटलफील्ड इस सीरीज का पीक था। इतने सालों बाद सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान एंशिएंट सेक्ट्स ने उसका इस्तेमाल करके अनागिनत गू इमॉर्टल एक्सपर्ट्स को ट्रेन किया है। मियाओ मिंग शेन ने मन ही मन आहें भरी और उसका दिमाग साफ हो गया। मुझे लगता है ये पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल की एक वार्निंग है। मौत का अनुभव करने के बाद हम बहुत सी जिद छोड़ सकते हैं। लॉर्ड सही कह रहे हैं, मौत का एहसास सच में भुलाना मुश्किल है। फंग जियांग ने आहें भरी। साथ ही ये हमारी बैटल स्ट्रेंथ का भी टेस्ट है। मियाओ मिंग शेन, मुझे मानना पड़ेगा कि आप कमाल हैं। हमने इल्यूजन में आपकी परफॉर्मेंस देखी, आप हम सब में सबसे ज्यादा देर तक टिके रहे। टोंग हुआ मुस्कुराई। मियाओ मिंग शेन खुश भी था और चिंतित भी। खुश इसलिए कि उसकी जबरदस्त ताकत ने इस ग्रुप में उसकी अथॉरिटी बढ़ा दी थी, लेकिन चिंतित इसलिए क्योंकि उसके ज्यादातर मेथड्स एक्सपोज हो गए थे। आखिरकार वो मौत का सामना कर रहा था, वो अपने ट्रम्प कार्ड्स क्यों बचाकर रखता? मियाओ मिंग शेन ने अचानक फैंग युआन के बारे में सोचा। उसकी नजर चमकी। छू यिंग, मैंने तुम्हारे लिए इतनी चिंता की और अफसोस जताया, लेकिन तुम ही वो निकले जिसने सबसे ज्यादा एनर्जी बचाई। उसके शब्दों के गहरे मतलब थे। फैंग युआन ने एक आह भरी और शर्मिंदगी से भरा एक कड़वा चेहरा बनाया। सच कहूं तो जब मौत मेरे सामने आई तो मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं बस बहुत अनलकी था। अस मेमोरियल थंडर फीनिक्स ने मुझे हाई टारगेट क्यों किया? जब मैं उठा तो मैं काफी देर तक बेहोश सा रहा, उसके बाद होश आया। एटीट्यूड गू के साथ उसकी एक्टिंग एकदम सच्ची और ईमानदार लग रही थी। मियाओ मिंग शेन ने फैंग युआन को घूर कर देखा, लेकिन उसका एक्सप्रेशन देखकर उसके शक दूर हो गए। तो फिर हम हैं कहाँ? मियाओ मिंग शेन ने चारों तरफ देखा। उसने देखा कि वो एक बेनाम आइलैंड पर थे। आइलैंड चारों तरफ से नीले समुंदर के पानी से घिरा हुआ था, जो दूर तक फैला हुआ था। समुंदर में मछलियों के झुंड थे। लहरें धीरे धीरे चल रही थीं, हवा बह रही थी और सफेद सीगल्स आवाजें कर रहे थे। कुछ आसमान में उड़ रहे थे जबकि कुछ समुंदर की सतह से थोड़ा ऊपर। हम आपसे यही पूछने वाले थे। हम उठने के बाद यहां पहुंचे, हमें नहीं पता कि कहां जाना है। टोंग हुआ ने कहा। मियाओ मिंग शेन ने सिर हिलाया। सब लोग 1 मिनट रुकिए। उसके बाद उसने अपनी एयर बैंड की और एक रहस्यमय इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल किया। ये उसका ब्लू ड्रैगन वेल को लोकेट करने का यूनिक तरीका था, लेकिन सिर्फ ऊपर से देखकर कोई भी उसका मेथड समझ नहीं सकता था। उंग बैंड करने के थोड़ी देर बाद हाई मियाओ मिंग शेन ने उन्हें फिर से खोला। उसकी उंग में हैरानी और खुशी साफ दिख रही थी। दोस्तों, जैसा मैंने सोचा था, यह ब्लू ड्रैगन वेल का इमॉर्टल एपर्चर वर्ल्ड है।
मियाओ मिंग शेन ने कुछ चौंकाने वाली बातें कहीं। क्या? सभी इमोर्टल्स बहुत हैरान थे। वो कमोबेश इस पैराडाइज अर्थ की असली विरासत के बारे में कुछ ना कुछ जानते थे। पैराडाइज अर्थ इमोर्टल वेनरेबल ने ब्लू ड्रैगन वेल को काबू किया था और उसके इमोर्टल एपर्चर को जगाया था। उसने इस ग्रोटो हेवन में पैराडाइज अर्थ की एक असली विरासत छोड़ दी थी। सालों बाद कई गू इमोर्टल्स ने ब्लू ड्रैगन वेल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। गू इमोर्टल्स अभी भी ब्लू ड्रैगन वेल का असली रूप देखने के लिए तैयार थे, लेकिन ये सोचना कि वो सीधे उसके इमोर्टल एपर्चर के अंदर पहुंच जाएंगे अजीब था। पैराडाइज अर्थ इमोर्टल वेनरेबल के अरेंजमेंट्स, ये सच में ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम पूरी तरह नहीं समझ सकते। इसका मतलब इस जगह में घुसने में कोई मुश्किल नहीं है? तो फिर हमसे पहले यहां कोई क्यों नहीं घुसा? क्या ब्लू ड्रैगन वेल को ढूंढना बहुत मुश्किल था? तो अब हम क्या करने वाले हैं? टोंग हुआ ने पूछो। सभी इमोर्टल्स ने अपना ध्यान मियाओ मिंग शेन पर केंद्रित कर लिया। मियाओ मिंग शेन इस सिचुएशन से काफी संतुष्ट था। वो सब बिना अलग हुए मंजिल पर पहुंच गए थे। वो अभी भी एक साथ रहना चाहते थे। उसकी मेहनत ग्रुप के लीडर के रूप में अपनी अथॉरिटी को मजबूत करने में बेकार नहीं गई थी। सच कहूं तो मैं भी सुरे नहीं हूं, लेकिन क्योंकि अब हम ग्रोटो हेवन में हैं, हमने पहला कदम कामयाबी से पार कर लिया है। आगे हमें छिपी हुई पैराडाइज अर्थ की असली विरासत ढूंढनी चाहिए। ये एक अनजान जगह है जो कई सालों से मौजूद है। हमें नहीं पता यहां क्या रहता है। सुरक्षा के लिए हमें एक ग्रुप में ही सफर करना चाहिए। अगर कुछ होता भी है तो हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। मियाओ मिंग शेन की बातों से सब सहमत थे। फैंग युआन इस वक्त बोला, मेरे पास एक सिंपल आइडिया है। क्योंकि हम इस जगह पैराडाइज अर्थ इमोर्टल वेनरेबल के अरेंजमेंट के जरिए आए हैं, ये छोटा आइलैंड मामूली नहीं हो सकता। हमें पहले इस आइलैंड के आसपास खोज करनी चाहिए। क्या किसी ने अभी तक इस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया? मियाओ मिंग शेन ने पूछो। इमोर्टल्स ने ना में सिर हिलाया, कुछ ने फैंग युआन की तरफ देखा। फैंग युआन ने कड़वाहट से मुस्कुराकर कहा, भले ही मैं यहां पहुंचने वाला और इल्यूजन के बारे में जानने वाला पहला इंसान हूं, मुझे यहां छुपे खतरे का डर था। मैं तब से हमारी इस जगह की रक्षा कर रहा हूं। ठीक है, चलो अलग अलग होकर इस छोटे आइलैंड को देखते हैं। मियाओ मिंग शेन ने तुरंत उन्हें कुछ काम सौंपे। ये आइलैंड छोटा था और इतने सारे लोगों के साथ उन्हें जल्द ही कुछ क्लूज मिल गए। जल्दी से आइलैंड के सेंटर में आओ, यहाँ एक रैंक 8 इमोर्टल गू हाउस है। थोड़ी देर बाद 8 गू इमोर्टल्स इस इमोर्टल गू हाउस के सामने खड़े थे। इस इमोर्टल गू हाउस का डिजाइन अजीब था। बाहर से ये सोने से बने एक ऑबेलिस्क जैसा दिखता था। ऑबेलिस्क की सतह पर कई लेख खुदे हुए थे। फंग जियांग ने कुछ नजर डाली और चिल्लाया, तो यह है पैराडाइज अर्थ की असली विरासत। उसके पास खड़ी इमोर्टल हुआ डाई ने माथे पर बाल डाले। इस असली विरासत को हासिल करना सच में बहुत झंझट भरा है। ऑबेलिस्क पर लिखा था कि यह रैंक 8 इमोर्टल गू हाउस एक मेरिट बोर्ड है और ये पूरे ग्रोटो हेवन वर्ल्ड में असरदार है। अगर बाहर के गू इमोर्टल्स पैराडाइज अर्थ की असली विरासत हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें इस ऑबेलिस्क पर दिए गए मिशंस को पूरा करना होगा और उन्हें पूरा करने के बाद मेरिट्स हासिल करने होंगे। उनके पास जितने ज्यादा मेरिट्स होंगे वो उतनी ही कीमती चीजें एक्सचेंज कर सकते थे। अगर कोई इसे स्वीकार नहीं करता तो वो सिर्फ इस आइलैंड पर इंतजार कर सकता था। वो यहां से जाकर ग्रोटो हेवन वर्ल्ड की दूसरी जगहों पर नहीं जा सकते थे। लेख के अनुसार हम यहां सिर्फ 300 दिन रह सकते हैं। टोंग हुआ ने अफसोस भरे टोन में कहा, ड्रैगन वेल ग्रोटो हेवन के समय के हिसाब से 300 दिन। 300 दिनों में हम कौन से मिशंस कर सकते हैं? जेंग लुओजी की इर्द में तेज रोशनी चमकी। इस ऑबेलिस्क पर सिर्फ 10 मिशंस हर एक अलग था। इसका मतलब था कि ये गू इमोर्टल्स आगे चलकर कंपटीशन में उतरने वाले थे। बाकी लोग भी बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने जल्दी ही इस प्रॉब्लम को समझ लिया। अचानक माहौल भारी हो गया। मियाओ मिंग शेन ने माहौल में आए बदलाव को तुरंत महसूस किया और बोला, सब लोग, भले ही लेख में ये लिखा है, लेकिन ये हमारी यहाँ पहली बार है। हम इतने सुरे नहीं हो सकते। मेरी राय में हमें ये टेस्ट करना चाहिए कि क्या हम इस आइलैंड को छोड़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस इमोर्टल गू हाउस पर रिसर्च करेंगे। अगर आपके पास इसे हिलाने का कोई तरीका है और हम इसे अपने लिए ले सकते हैं तो ये तो कमाल ही हो जाएगा। इमोर्टल्स ये सुनकर बहुत प्रभावित हुए। ये एक रैंक 8 इमोर्टल गू हाउस था। अगर वो इसे तोड़कर उसके हिस्से ले सकते तो उन्हें बहुत बड़ा फायदा होता। मियाओ मिंग शेन ने आगे कहा, जब हम आसपास देख रहे थे तो हमें इस आइलैंड पर बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज माइल, वो भी भारी मात्रा में। हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि इन रिसोर्सेज को कैसे बांटें। आप लोग क्या कहते हैं?
इससे इमॉर्टल्स का ही फायदा था, वो माना क्यों करते। सबने खुशी से हामी भरी। चैप्टर 1652। मिशन चुनना आइलैंड छोटा था लेकिन उसमें बहुत सारे कल्टिवेशन रिसोर्सेज थे। इस साइज और इतने रिसोर्सेज के हिसाब से ये साफ था कि उन्हें जानबूझकर यहां रखा गया था। फैंग युआन और दूसरे गु इमॉर्टल्स ने चारों तरफ देखा और रिसोर्सेज जमा करने के बाद उन्हें आपस में बांट लिया। फैंग युआन छू यंग के रूप में एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गु इमॉर्टल था, इसलिए उसी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल मटीरियल्स माइल। लेकिन क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन पाथ सभी पाथ्स को प्रोजेक्ट करता था, यह इमॉर्टल मटीरियल्स अलग अलग टाइप्स और पाथ्स के थे। जैसे कि सोल बीस्ट कॉज सोल पाथ इमॉर्टल मटीरियल्स द। लेकिन अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गु इमॉर्टल के पास सोल बीस्ट में बदलने का तरीका हो, तो यह सोल को उसके लिए भी एक तरह का रिसोर्स था। फैंग युआन ने ट्रांसफॉर्मेशन पाथ को एक आर्ट बनाकर बहुत सारे टाइम पाथ इमॉर्टल मटीरियल्स चुन लिए। जेंग लुओजी ने जैसे एनवाई ही पूछो, दोस्त छू यिंग, क्या तुम्हारे पास टाइम पाथ ट्रांसफॉर्मेशन है? जब हम इल्यूजन में थे तब तुमने उसी इस्तेमाल क्यों नहीं किया? फैंग युआन हंसा, मैं बस थोड़ा लालची हो रहा हूं। मुझे यकीन है कि सब लोग डेमन फैंग युआन के बारे में जानते हैं। यह टाइम पाथ इमॉर्टल मटीरियल्स ट्रेजर येलो हेवन में बेचकर कई अच्छी चीजें खरीदी जा सकती हैं। लेकिन अगर मैं यहां सबसे कम्पीट करूंगा तो आखिरकार हमारे रिश्ते खराब होंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है छू यिंग, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? टू हंसा। जेंग लुओजी की एज में तेज रोशनी चमकी और वो चुप हो गया। इल्यूजन के यूएस डर के बाद इन गु इमॉर्टल्स का मूड आखिरकार बदला। ये फायदे काफी कीमती थे, खासकर जब मियाओ मिंग शेन ने कोई बेईमानी नहीं की और फायदे को बराबर बांटा। ग्रुप का माहौल काफी खुशनुमा हो गया। आधे दिन बाद सभी इमॉर्टल्स रैंक 8 इमॉर्टल गु हाउस मेरिट ऑबलिस्क के सामने जमा हुए। मेरिट ऑबलिस्क पर दी गई जानकारी के मुताबिक ये सारे रिसोर्सेज इस वक्त पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने अरेंज किए थे। ये इसलिए था ताकि जो गु इमॉर्टल्स मिशंस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते उन्हें भी कुछ इनाम मिल जाए। पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल सच में एक निक इंसान थे। टोंग हुआ प्रभावित थी। गी की ये ने सोचा, हम सब ने कोशिश कर ली है, हमने ट्री किया, लेकिन इस आइलैंड को जबरदस्ती नहीं तोड़ा जा सकता। और ये मेरिट ऑबलिस्क, हम इसे अपनी काबिलियत से नहीं खोल सकते। फंग जिंग ने जोड़ा। सभी इमॉर्टल्स शांत थे। पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल के अरेंजमेंट्स इतनी आसानी से कैसे तोड़े जा सकते थे, खासकर जब फैंग युआन को छोड़कर बाकी सभी गु इमॉर्टल्स रैंक 7 थे। भले ही कुछ उनमें से एलीट्स थे, लेकिन एक वेनरेबल के सामने वो कुछ भी नहीं थे। मियाओ मिंग शेन, आपकी क्या राय है? टोंग हुआ ने पूछो। मियाओ मिंग शेन ने अपना सिर हिलाया, मुझे पैराडाइस अर्थ की असली विरासत के बारे में कुछ नहीं पता, मैं भी आप सबकी तरह ही हूं। मेरी राय में, क्योंकि हम पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल के अरेंजमेंट्स को जबरदस्ती नहीं तोड़ सकते, हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि हम ऑबलिस्क के मिशंस को इग्नोर करें और यहां 300 दिन तक रुकें। जब टाइम खत्म होगा तो शायद हमें बाहर भेजे दिया जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि हम ऑबलिस्क पर दिए गए मिशंस को पूरा करें। इमॉर्टल्स ने एक दूसरे को देखा। इसमें कोई शक नहीं था कि आइलैंड के सारे रिसोर्सेज बांटे जा चुके थे। फ्लैट कौन यहां 300 दिन तक रुकना चाहेगा? इमॉर्टल्स को पहले ही कुछ मिल चुका था। अब पैराडाइस अर्थ की असली विरासत में उनकी दिलचस्पी और बढ़ गई थी। उनके हिसाब से आइलैंड पर माइल कल्टिवेशन रिसोर्सेज तो बस एपेटाइजर्स थे। असली खजाना तो पैराडाइस अर्थ की विरासत थी। लेकिन मिशंस एक्सेप्ट करने के लिए हमें मेरिट ऑबलिस्क से मंजूरी लेनी होगी। यह प्रोसेस एक सुपर क्लैन के लाइफ टैबलेट गु और सोल लैंटन गु जैसा है, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा हैं। अगर ये एक जाल हुआ तो रिस्क और रिवॉर्ड अक्सर साथ साथ आते हैं। हम पैराडाइस अर्थ की असली विरासत एक्सप्लोर करने आए थे, क्या हम रिस्क नहीं ले रहे थे? मेन मिशन एक्सेप्ट करने जा रहा हूं। जब ये पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल का अरेंजमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। असली विरासत ठीक हमारे सामने है, अगर हम अब रुक गए तो जिंदगी भर पछताएंगे। थोड़ी बहस के बाद 8 गु इमॉर्टल्स में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। लेख के अनुसार 8 इमॉर्टल्स आगे बढ़े और उन्होंने अपनी हथेलियां मेरिट ऑबलिस्क पर रखीं। एक तेज रोशनी के साथ 8 इमॉर्टल्स के नाम ऑबलिस्क पर दिखने लगे। जो जगह पहले खाली थी अब एक लिस्ट में बदल गई थी। फैंग युआन का नाम भी वहां था, लेकिन छू यंग लिखा हुआ था। इसने फैंग युआन को राहत की सांस लेने दी। उसने इस मेरिट ऑबलिस्क को पहले हाई चेक कर लिया था। इसमें ज्यादातर अर्थ पाथ और साउंड पाथ वो इसे डिड्यूस नहीं कर पाया। ऑफ कोर्स
फैंग युआन की बैटल स्ट्रेंथ से इसे तबाह करने का चांस था, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा था। बेहतर था कि वो भेस बदलकर बाकियों के साथ एक्सप्लोर करे। गू इमॉर्टल वर्ल्ड अनागिनत मेथड से भरा हुआ था। ये मेरिट ऑबलिस्क पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल द्वारा बनाया गया एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस था। इस बात की पूरी संभावना थी कि ये उसका असली नाम एक्सपोज कर सकता था। शुक्र है ऐसा नहीं हुआ, वरना अगर वो एक्सपोज हो जाता तो फैंग युआन को आसपास के सभी लोगों को मारना पड़ता। उसकी आइडेंटिटी बहुत जरूरी थी। इन लोगों के पास कुछ अजीब मेथड्स हो सकते थे, और अगर नहीं भी होते तो हेवनली कोड को यहां खींच लाना बुरा होता। जब तक मैं सिचुएशन को समझ नहीं लेता, मुझे अन पर हमला नहीं करना चाहिए। आखिर ये पैराडाइस अर्थ की असली विरासत है। वो लोगों को उनकी गलतियों के लिए माफ करने पर जोर देते थे। वो निक और उदार थे। अगर मैंने यहां बेवजह लोगों को मारा तो कुछ बुरा हो सकता है। 8 इमॉर्टल्स मेरिट ऑबलिस्क पर लिस्ट हो गए थे। उन्होंने मिशंस को देखना शुरू कर दिया। वहां सिर्फ 10 मिशंस लिखे हुए थे। हर मिशन का डिस्क्रिप्शन धुंधला सा था। गू इमॉर्टल को खुद हाई यूएससीवाई एक्सप्लोर करना था। जैसे कि पहला मिशन, सी ईगल सिटी के आसपास के वाटर मॉन्स्टर्स को खत्म करना। वाटर मॉन्स्टर्स सोल बीस्ट्स जैसे हाई थे। वो दोनों डाउ बीस्ट्स द जिनके अलग अलग रूप होते थे, ज्यादातर मरने के बाद गायब हो जाते थे और पीछे वाटर कॉज या सोल कॉज छोड़ जाते थे। यह इमॉर्टल मटीरियल्स द जिन में भरपूर वाटर पाथ और सोल पाथ डाउ मार्क्स होते थे। लेकिन ये वाटर मॉन्स्टर्स किस लेवल के थे? क्या वो एंशिएंट लेवल वाटर मॉन्स्टर्स द या डेसोलेट बीस्ट लेवल वाटर मॉन्स्टर्स? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सी ईगल सिटी, ये क्या था? कहां था? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वाटर मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बारे में फिर भी कुछ क्लूज दी, लेकिन बाकी के मिशंस और भी अजीब थे। जैसे कि फिश राउंड आइलैंड में एक पानी का कुआं बनाना, या 3 टैटू ट्राइब के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, एक स्पिरिट स्प्रिंग को मेंटेन करना, एक व्यापारी के काफिले की रक्षा करना, फॉर्मेशन ठीक करना, और भी बहुत कुछ। 8 इमॉर्टल्स ने मेरिट ऑबलिस्क को देखा। थोड़ी देर सोचने के बाद जेंग लुओजी ने आहें भरते हुए कहा, मेरे इन्फॉर्मेशन पाथ के मेथड्स इस रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस के सामने बेकार हैं। हम जो भी मिशन चुनेंगे वो किस्मत पर डिपेंड करेगा। चलो मैं पहले ट्राई करता हूं। मैं पहला वाटर मॉन्स्टर एक्सटर्मिनेशन मिशन चुनता हूं। बाकी सब शांत थे। भले हाई जेंग लुओजी ने यह कहा था, लेकिन मिशंस में फर्क था। लॉजिकल डिडक्शन का इस्तेमाल करें तो मिशन जितना मुश्किल होगा, मेरिट्स उतने ही ज्यादा होंगे। वाटर मॉन्स्टर्स कम से कम डेसोलेट बीस्ट्स तो होंगे ही। उन्हें खत्म करने का मिशन जाहिर है मुश्किल था, इसलिए मेरिट रिवॉर्ड भी काफी हाई होना चाहिए। जहां तक स्पिरिट स्प्रिंग मेंटेन करने, मर्चेंट कारवां को प्रोटेक्ट करने और दूसरे मिशंस की बात है, वो मॉर्टल लेवल के मिशंस लग रहे थे। उनकी डिफिकल्टी वाटर मॉन्स्टर्स को खत्म करने से कम थी। जेंग लुओजी का चुनाव साफ तौर पर सबसे अच्छा मिशन हड़पने का था। ग्रुप का माहौल अचानक बदल गया। जेंग लुओजी चुप रहा, लेकिन दिल ही दिल में वो थोड़ा नर्वस था। मियाओ मिंग शेन ने सिर हिलाया और सहमत होते हुए कहा, आगे बढ़ो, मैं सबसे आखिरी में चुनूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, सबने उसी एक अलग नजर से देखा। मियाओ मिंग शेन ने हाथ हिलाते हुए कहा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे बस लगता है कि पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने इतना बड़ा अरेंजमेंट गहरी सोच के साथ बनाया होगा। उन्होंने बैलेंस के बारे में कैसे नहीं सोचा होगा? ये आसान दिखने वाले मिशंस शायद उतने आसान ना हो जितने लग रहे हैं। मियाओ मिंग शेन की बातें सुनकर सबने सिर हिलाया। टोंग हुआ बोली, मैं दूसरा मिशन चुनती हूं। तुओ ने भी अपना चुनाव कर लिया। उनका फैसला जेंग लुओजी जैसा ही था, उन्होंने साफ तौर पर ज्यादा मुश्किल मिशंस चुने थे। जब तुओ ने मिशन चुन लिया, तब भी एक और मुश्किल सा लगने वाला मिशन बचा हुआ था। बाकी के सारे मिशंस बहुत मामूली थे। अभी भी टीम रैंक 7 बचे, द मियाओ मिंग शेन, फैंग युआन और गी चीये। आगे तुम चुनो, छू यिंग। मियाओ मिंग शेन ने एक नजर डाली और मुस्कुराया। फंग जियांग और इमोर्टल हुआडे उसके पास वो कुछ नहीं बोले। रुको, गी कीये ने अचानक बीच में टोका, सब लोग, लॉर्ड मियाओ मिंग शेन, सच कहूं तो मैं शुरू से ही ये मिशन चाहता था। सभी इमोर्टल्स के एक्सप्रेशंस अजीब हो गए। मियाओ मिंग शेन ने गी कीये की तरफ देखा, उसकी ऊँग में हैरानी और गुस्सा था। लेकिन गी कीये ने उसे इग्नोर किया और अजीब तरह से फैंग युआन को देखने लगा। सबसे कमजोर को निशाना बना रहा है? फैंग युआन दिल ही दिल में हंसा और बोला, गी कीये, जब तुम्हें ये पसंद है, इसका मतलब है कि इस मिशन का तुमसे कोई नाता है। मैं इसे तुमसे नहीं छीनूंगा। मैं इन 7वां मिशन चुनता हूं।
सबने मुड़कर देखा। ये 7वां मिशन गहरे समुंदर से अर्थ ट्रेंच ब्लैक ऑयल जमा करने का था। ये ऐसा काम था जो सिर्फ मॉर्टल्स करते थे। मियाओ मिंग शेन ने जल्दी से कहा, छू यिंग, माना करने की जरूरत नहीं है। मैं सच में ब्रदर मियाओ की तारीफ करता हूं कि उनके पास आप जैसा साथी है। आप इसके हकदार हैं। अगर आप ना होते तो मैं यहां कैसे आ पाता? फैंग युआन जोर से हंसा। गी की ने अब फैंग युआन को थोड़ी नरमी भरी नजर से देखा। वकाई, उसने जबरदस्ती मिशन अपने लिए नहीं बल्कि मियाओ मिंग शेन के लिए चुना था। जैसा कि फैंग युआन ने कहा था, सब लोग यहां मियाओ मिंग शेन की वजह से आ पाए थे। उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से वो इसका हकदार था। मियाओ मिंग शेन ने माना किया, लेकिन फैंग युआन अदा रहा। मियाओ मिंग शेन मजबूर था और उसने एक्सेप्ट कर लिया। थोड़ी देर बाद सबने अपना चुनाव कर लिया। मेरिट ऑबलिस्क ने एक रोशनी का स्तंभ छोड़ा। जैसे हाइगो इमोटल्स ने उसके अंदर कदम रखा, अन सबको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। फैंग युआन की नजर के सामने का मंजर बदल गया। जब उसने पलक झपकी, वो एक अनजान आइलैंड पर था। मैं एक रैंक 8 गू इमोटल हूं, लेकिन उस मेरिट ऑबलिस्क ने मुझे बिना किसी मेहनत के ट्रांसपोर्ट कर दिया। ऐसा लगता है कि यह इस पूरे ग्रोटो हेवन का कोर है। ये सच में बहुत गहरा है, जैसी पैराडाइज अर्थ से उम्मीद थी। इन मिशंस के बारे में उसका अंदाजा भी मियाओ मिंग शेन जैसा ही था। उसने पहले वो मिशन इसलिए नहीं छोड़ा था कि वो शरीफ बन रहा था, बल्कि वो मियाओ मिंग शेन को परख रहा था। फैंग युआन के जाने के बाद वहां सिर्फ गी की ये और मियाओ मिंग शेन बचे थे। ओह तुम! मियाओ मिंग शेन ने आहें भरी। गी की ये ने मुट्ठियां जोड़ी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लॉर्ड। तुमने क्या गलत किया? बस इतना कि तुमने छू यंग को कम आंक लिया। वो इल्यूजन में मरने वाला पहला इंसान था, इसलिए तुम्हें लगा कि वो कमजोर है। मियाओ मिंग शेन ने सर हिले। लॉर्ड को लगता है कि छू यंग अपनी ताकत छुपा रहा है? मियाओ मिंग शेन ने सिर हिलाया। मैंने कुछ डिटेक्ट नहीं किया, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन इस अनजान माहौल में हमें आपसी झगड़े करने के बजाय एकजुट रहना चाहिए। जी, मैं समझ गया। चैप्टर एंड।